Namaskar. Myself Dinesh Shukla. Welcome to you all our BDSC Digital Study Class platform. I'm a physics teacher. Today I will illustrate this concept that is electric flux. बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे हर भी रोचक टॉपिक होता है क्लास 12 के लिए और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जानने से उसके समझने से ही हो जाती है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं न्यूमेरिकल जो होते हैं इनके समझने के बाद बहुत आसान से हो जाती है। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पढ़ चुके हैं। यहाँ उन्हीं से संबंधित कुछ विशेष प्रकार की कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको यहाँ मैंने एक बोर्ड पर दिखाया है कि इट इज पाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया और आपने साथ में देखा होगा कि एरिया के ऊपर वेक्टर लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द एरिया वेक्टर। बड़ा अच्छा टॉपिक माना जाता है। ई ए cos थीटा 11 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के हमें ये जानना है सबसे पहले कि क्या है एरिया वेक्टर। जब तक हम एरिया वेक्टर के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि ई के बारे में तो हमें बताया ही गया है, उसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इस फॉर्मूले को अंडरस्टूड करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया का मतलब पूछने पर कोई भी बच्चा बता देगा कि एरिया रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लेंथ। लेकिन जब उसके साथ वेक्टर लग जाता है तो ये जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि आखिर ये वेक्टर क्यों। आखिर हम इस एरिया को तो जानते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर कैसे हो गया, ये वेक्टर कैसे जाना जा सकता है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहला चीज तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी नाम से पता लगता है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब कोई प्लेन जो एरिया के तौर पर दो साइडें ले रहा है ए और बी, वो उनके क्या होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परपेंडिकुलर साइन है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कहीं और कुछ नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। और इसको जान लेना बेहद आवश्यक है क्योंकि ये आपने अच्छे से समझा है तभी आपको क्लियर होगा। और डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, यही समझ जो तो एरिया तो हम सब जानते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर तब होगा जब इसके साथ हम डायरेक्शन को ऐड करेंगे। यही डायरेक्शन को उसके साथ जोड़ देना ही एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बना देता है और एरिया वेक्टर एक अलग से क्वांटिटी बन जाती है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम एक प्लेन सरफेस को एज्यूम करते हैं, हमारा प्लेन सरफेस जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम इस प्लेन सरफेस पर एक एरिया क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट दिस इज लेंथ, आप नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हम एक एरिया हमने सपोज कर लिया और जब एरिया की चारों साइडें बराबर हैं तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है, एक प्रकार का स्क्वायर है, ठीक ना। तो यहां से अगर हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो भैया एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड हियर लेंथ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ब्रेड्थ। लेंथ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ब्रेड्थ एंड इट इज परपेंडिकुलर। लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर ईच अदर परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किस पे जाते हैं, साइन में। परपेंडिकुलर किस में जाते हैं, हम साइन में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम लोगों ने पढ़ चुका है जब क्लास में हमने पढ़ा है कि when two product are in dot product that will be a अगर जैसे मान लीजिए हम a एग्जांपल ले लेते हैं, a कोई क्वांटिटी है, b कोई क्वांटिटी है, a और b को अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a भी cos थीटा होगा,
ए और बी को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी साइन थीटा होगा। देखो तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है रिजल्टेंट। और जब हम यहाँ इसका रिजल्टेंट एरिया वेक्टर के तौर पे जब निकालेंगे बच्चों, तो लेंथ हमारी ए है, ब्रेथ हमारी बी है। अब चूंकि ये क्रॉस थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा कितना है बच्चों 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। r इज इक्वल टू, ये भी तो a ही है, तो a स्क्वायर और sin 90 की वैल्यू 1, सो एरिया वेक्टर इज a स्क्वायर। अब आया कि हम इसे डायरेक्शन में कैसे दिखा सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है हमारे क्या इसको समझ जाते हैं इसको आराम से इसके डायरेक्शन। जब हम इसके डायरेक्शन पोर्शन पर आते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस की बात कर रहा है, तब ये हमको यहाँ आई कैप जे कैप जो हमको डायरेक्शन दिखाते हैं, जैसे एक्स एक्सिस पे आई कैप होता है, जे एक्सिस पे जे, वाई एक्सिस पे जे होता है, के एक्सिस पे जो होता है। और ये हमको पहले से पता है कि एरिया of vector is perpendicular to the plane surface, means perpendicular. So it is defined that here A is on j axis, या तो perpendicular ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, इसलिए इनको हम आराम से j कैप लगा करके इनको हम वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको अच्छे से समझिएगा। बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे कोई हम एक ले लेते हैं यहाँ पर एक सिस्टम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ हमने एक लेंथ ले ली, एक ब्रेथ ले ली। अब हमने कहा इसका एरिया निकालिए, नहीं तो हमने एक क्या किया, प्लेट सर्कुलर प्लेट ले ली, हमने कहा इसका एरिया निकालिए। तो नेचुरल सी बात है, हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेने के लिए फ्री हैं, कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता है, लेकिन हम अपने अनुसार करते हैं एक्स वाई जेड, एक्स पर आई, वाई पर जे, और इस पर के। आप इसको डायरेक्शन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, इसको बिना क्या कर रहे हैं हम अच्छी तरीके से हम जानते हैं, इसको क्लास में पढ़ा है। हमें इस फिगर का एरिया निकालना है। आपको पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ is the unit of length into breadth is the area of the rectangle, तो L into B। अब ये sin थीटा में परपेंडिकुलर होती है, तो LB या इस LB sin थीटा यानी कि परपेंडिकुलर होने का तो ये 90 डिग्री हो जाएगी। अब ये 90 डिग्री हो जाने के कारण LB हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे LB sin 90 लेंगे। अब sin 90 की वैल्यू हो जाती है 1, तो लेंथ इनटू ब्रेथ तो यही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमको पता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटिन्यू, अब ये दो लेवल पर हो सकती हैं, या तो ये परपेंडिकुलर ऊपर सो सकती हैं या तो परपेंडिकुलर नीचे सो सकती हैं, इसलिए इनको हम दो एंगल से ले सकते हैं। अब हम जिस सरफेस के इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हमारा जाएगा, वही हमारा जेबी भी होगा और एलबी माइनस जे। कुछ भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से पाई आर स्क्वायर, अब जिस सरफेस पे होगा, यहाँ पे स्फीयर का होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन जिस सी कंटेनिंग सरफेस पे होगा वही उसका हम डायरेक्शन को क्या करते हैं कि आई जे के अकॉर्डिंग लगा देंगे, तो अच्छे से हमको एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा पता लग जाएगा बच्चों। आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे व्हाट इज एरिया वेक्टर। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डिफिनेशन दी जाती है, द लाइन पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू द लाइन, the electric field line which are passing through the perpendicular to the plane surface is called the electric flux। बहुत ध्यान से सुनिए, the line, the electric field line which is passing from the surface perpendicular
passing from the surface is called the electric flux. अब आप कोई सरफेस को एज्यूम करेंगे और दूसरा इसको फाई ई से डिनोट किया जाता है और E into A डॉट A इसकी कॉन्सेप्ट E A cos थीटा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन which are passing through a plane perpendicularly to the plane surface is called the electric flux। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इसी कॉन्सेप्ट से आराम से समझ सकते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E and phi E directly proportional to area vector और एरिया इलेक्ट्रिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से आप जानते हैं। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जब हम इन्हें डॉट प्रोडक्ट में मिला देते हैं तो पाई ई बराबर ई डॉट ए मिलता है। दोनों पर डिपेंड करता है। यहां से कौन सी चीज है कि ई की पाई पर डिपेंड करता है, यानी फील्ड ऑफ लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस उस पर डिपेंड करता है, और एरिया भी फील्ड ऑफ लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस उसी पर डिपेंड करता है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए आप बहुत सिंपल सी चीज है। एक हमने कोई प्लेन सरफेस एरिया ले लिया, अब ये इसमें से हमने फील्ड ऑफ लाइन ई हमने क्या किया, सपोज किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर ये पास हो रही है तो इसकी पाई कितनी हो गई 2। अब आप जरा एक और इसे कंपेयर करते हुए चलें कि हम एरिया वही रखते हैं और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पर इसकी डेंसिटी और इसकी पावर क्या हो रही है, समझ में आ रही है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इलेक्ट्रिक प्लेन सरफेस से पास होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, फ्लक्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। दूसरा आता है एरिया। अब एरिया के तौर पे अब हमारी यहां पर एक बार थोड़ा और समझ लेते हैं, ये पाई हो गया। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ा दी तो नेचुरल क्लास है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक चीज दूसरा आता है हमारा एरिया। एरिया का आता है कॉन्सेप्ट कि एरिया पे कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसी पर हमने आपको तो उसको हम समझ लेते हैं। ई वाला तो हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को आप बढ़ाते जाइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती जाएगी, लेकिन एरिया पर किस तरह से डिपेंड करेगा इसको भी देख लेंगे आप। एरिया पर डिपेंड करता है बच्चों इस तरीके से कि सपोज दैट अब एरिया आपका ये और एक आपका एरिया बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो पास होगी। अब आप सपोज कर लीजिए ये एरिया बड़ा है और ये एरिया छोटा है और ये एरिया क्या है, बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जब एरिया बड़ी पाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा सरफेसेस से गुजरेंगी, ज्यादा सरफेसेस को क्रॉस करेंगी, और एरिया अगर छोटी होगी तो कम सरफेसेस कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। तो इससे ये डिपेंड हो जाता है। मैं फिर से समझा दूं बच्चों, इसको आराम से समझ लीजिएगा। ई पर भी डिपेंड करता है और ए पे डिपेंड करता है। ई में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जब किसी प्लेन सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास होंगी तब तो ई की डिपेंडेंसी दिखाती है, और ए यानी एरिया में कि जब एरिया बड़ा होगा तो उसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं, इसलिए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ में आपको दिखाया गया है cos थीटा। cos थीटा यानी एक चीज क्लियर हो गई कि सिर्फ ई ए नहीं, एंगल पर भी डिपेंड करता है। अब एंगल पर डिपेंड करने की कंडीशन को तो बहुत तेजी से समझ लेते हैं बच्चों। सपोज दैट मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक हम सरफेस ले लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं और हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरीके से सपोज कर दिया ये ई। अब डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर ही होता है, ये हमारा नियम है।
यहाँ पर जो कंपोनेंट है उस पर दो वर्क करेंगे। हमें ये पता करना होगा कि ई किस पर होगा, एक परपेंडिकुलर जो पास होती है उसी को होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ई कंपोनेंट है वो दो डिवाइड हो जाएगी, जो बेस पे रहेगी वो ई cos थीटा और जो परपेंडिकुलर सीधी होगी वो ई sin थीटा। आप देखिए एक प्लेट सरफेस, अब हमको पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो परपेंडिकुलर पास होती हैं उन्हीं को हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के तौर पे कंप्यूट कर पाते हैं। अब उसमें आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर पे ही पास हो रही है। अब ऐसे में वो प्लेट के ऐसे सीधा निकल जाएगी तो क्या क्रॉस करेगी, लेकिन इस तरीके से सीधे एकदम नीचे से उसको क्या करती हुई क्रॉस करती हुई जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमारा जो ई कंपोनेंट है cos थीटा की एंगल पर क्या करता है, डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ cos थीटा लगाया गया है। बच्चों आशा करता हूँ ये सब वीडियो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप चलेंगे हम लोग, तब तक ये आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।